नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला, बोले इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। जी हां दोस्तों, हरदोई के गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिस्टम पर करारी चोट करने वाले श्याम प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश में अब तो भ्रष्टाचार चरम पर है। हरदोई के गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द पोस्ट किया है। भाजपा विधायक ने लिखा है कि मैंने अपने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार अभी देख और सुन रहा हूं वह बेहद डराने वाला है, जिससे भी किसी दूसरे के भ्रष्टाचार की शिकायत करो वह उससे वसूली में लग जाता है। किसी भी मामले का निस्तारण नहीं हो रहा है, वसूली जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले हरदोई की गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने वर्तमान में भ्रष्टाचार की बात लिखी है। विधायक ने अपनी फेसबुक आईडी पर लिखा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूं। जिससे शिकायत करो वह खुद वसूली कर लेता है। विधायक की यह पहली पोस्ट नहीं है, इससे पहले भी वह सरकार और सिस्टम के साथ ही अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से लिख चुके हैं। विधायक श्याम प्रकाश सपा छोड़कर चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हुए थे और वह बसपा व कांग्रेस में भी रहे हैं। चुनाव के पहले सपा की सरकार में रहते हुए भी उन्होंने फेसबुक को ही बोलने का जरिया बनाया था। उस समय उनकी लिखी गई पोस्टों के बाद अब फिर लिखी जा रही पोस्टों पर राजनीतिक जानकार अलग अलग कयास लगा रहे हैं। श्याम प्रकाश ने इससे पहले भी कोविड फंड में विधायक निधि के दुरुपयोग पर आपत्ति जताने के बाद अपनी बची विधायक निधि वापस मांगी थी। हरदोई के गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश अक्सर ही अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर चर्चा में रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले बिहार सरकार के नियंत्रण से बाहर कोरोना, सुशासन का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली से टीम भेजी जा रही है। कोरोना से निपटने में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के हालात पर नीतीश सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट करके कहा कि बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। वहीं 19 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कोविड-19 हो या जीडीपी या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर एक तीर से दो वार, कहा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को मिलकर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कानपुर कांड को लेकर वहां की राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की। ममता ने कहा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उस राज्य के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया है, पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाहरी लोग राज्य नहीं चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे लोगों को मारने की बातें करते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की और राज्य के चिंताजनक हालात पर उनके साथ चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की और कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चट्टान के आखिरी चोट पर है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल अभी तक सोशल मीडिया के जरिए मंत्रियों और नौकरशाहों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर राज्य की स्थितियों के बारे में अवगत कराया है। राजभवन में बयान में कहा कि राज्य की चिंताजनक और खतरनाक रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और पुलिस की अत्यधिक पक्षपात पूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजा
फरीदाबाद को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने धनखड़ ने संकेत दिया कि जरूरतमंदों और हकदार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने बजाय सत्ताधारी दल के सदस्यों को ध्यान दिया गया। इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शेल्टर होम की फंडिंग का मांगा ब्यौरा। संरक्षण गृहों में बच्चों को कोरोना से बचाने का मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से संरक्षण गृहों को दिए जाने वाले फंड और उसके उपयोग का ब्यौरा मांगा है। मामले पर कोर्ट ने 13 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। ये आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने बाल संरक्षण गृहों के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई में मदद कर रहे न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से कहा है कि वह एक नोट तैयार करें जिसमें बताएं कि कानून के मुताबिक बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, और उस नोट को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी भेजे। राज्यों के उस पर आने वाले जवाब को भी अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश किया जाए ताकि कोर्ट सभी के लिए समान आदेश जारी कर सके। सुनवाई के दौरान अग्रवाल ने कोर्ट में एक नोट देकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन कानून के तहत बच्चों की देखभाल लिए चलाई जा रही योजना का ब्यौरा दिया। अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र 60% और राज्य 40% फंड देते हैं। केंद्र की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला कोष तय है। कोर्ट ने कहा कि उनके लिए सभी राज्यों को अलग अलग सुनना संभव नहीं है। बच्चों की देखभाल करना, उनकी जरूरतों और शिक्षा आदि पर ध्यान देना राज्यों की जिम्मेदारी है। पीठ ने अग्रवाल से कहा कि वे सभी राज्यों का इनपुट लेकर संकलित कर एक नोट बनाकर कोर्ट के सामने पेश करें ताकि सभी के लिए एक समान आदेश जारी किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर राज्यों को संरक्षण गृहों के प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले कोष और खर्च तथा उपयोग का ब्यौरा पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए और तमिलनाडु के बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों को कोरोना संक्रमित होने पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने बच्चों को संक्रमण से बचाने के उपाय करने के लिए विस्तृत आदेश दिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनावी बिगुल, बोली बंगाल को बंगाली चलाएंगे ना कि बाहरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है और कहा है कि बंगाल के लोग राज्य को चलाएंगे ना कि बाहरी लोग। बनर्जी ने शहीद दिवस के मौके पर एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, राज्य में बंगाली लोगों का शासन होगा। तृणमूल प्रमुख ने राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर सीधा हमला बोला और पूछा, गुजरात को क्यों सभी राज्यों पर शासन करना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित सभी लोगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज ही के दिन वर्ष 1993 में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में हमारे 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। इस शहादत दिवस के अवसर पर हम राजनीतिक हिंसा के शिकार सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बनर्जी ने कहा कि शहीदों की याद में 1993 के बाद से हम हर वर्ष वार्षिक रैली का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को लेकर लागू प्रतिबंधों के कारण शहीद दिवस को दूसरे तरीके से मना रहे हैं। बनर्जी ने कहा, मैं अपने भाइयों एवं बहनों को प्रत्येक बूथ पर संबोधित करूंगी। यदि लोगों ने फिर से हमें अपना आशीर्वाद दिया तो जुलाई 2021 में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करूंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनावी बिगुल, बोली सत्ता में लौटे तो गरीबों की जिंदगी भर देंगे मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने मुफ्त राशन से लेकर कोरोना और चुनाव से लेकर CAA NPR तक की बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गरीबों को पूरी जिंदगी मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे अपना वादा बताया। ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली में कहा, हम लोगों को लॉकडाउन के पहले से फ्री राशन दे रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जून 2021 तक हम इसे देते रहेंगे। इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से जो हमें शर्मिंदगी मिली है, हम उसका बदला केंद्र से लेंगे। बाहरी लोगों को बंगाल पर राज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें पता है कि लोगों के लिए कैसे खड़ा होना है। कोई ऐसा ना समझे कि TMC कमजोर है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ऐसे लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है। ये लोग
बाहरी है। ये लोग केवल जुबान चलाते हैं और नफरत फैलाने के लिए बोलते हैं। ये लोगों को हिंसा फैलाने के लिए कहते हैं। आर्टिस्ट और शिक्षाविद पर हमले कर रहे हैं। बंगाल में कोविड है, इसका मतलब यह नहीं कि हम CAA और NRC भूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, देश का नागरिक कौन हो यह तय करने का अधिकार DM को है, राज्य को इसका अधिकार है। केंद्र कौन होता है जो इस पर नए नियम बनाकर अपने ही लोगों को परेशान करे। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोगों में लड़ाई कराते हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम और कामतापुरी बनाम राजवंशी, सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है। ममता ने कहा, हमने ट्रेनों का पैसा चुकाया, बंगाल आने वाले श्रमिकों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए। रैली में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द किसानों के लिए कृषक बंधु कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। किसानों के लिए बीमा शुरू होगा। किसानों को आदिवासी जमीनें दी गई हैं। उन्होंने कहा, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। हमें बंगाल में केवल 8 साल मिले हैं, लेकिन केंद्र सरकार बंगाल में कठिनाई पैदा करने के लिए अपना कार्ड खेल रही है। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि बंगाल के सभी जिलों में आम लोगों से मिले, देखें कि बंगाल कितना शांत है। यूपी के लोगों में अफरा तफरी मची है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, कोरोना महामारी के कारण विधानसभा चुनाव पर असमंजस। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहा है, मगर तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टलने के आसार बढ़ सकते हैं। हालांकि आयोग के समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने पर की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में कोरोना प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। वर्तमान में जैसे हालत हैं, उसमें इनमें और तेजी आने की संभावना है। कोरोना के कहर के बीच राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। जाहिर तौर पर कोरोना और बाढ़ का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ना तय है। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर का नाम जोड़ने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय समय पर चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इमरान अली के मुताबिक संविधान संसद को विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 के तहत ऐसा किया जा सकता है, मगर यह तभी किया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो। महामारी या किसी अन्य परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का ही विकल्प बचता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सीएम का अद्भुत कोरोना प्रबंधन देखिए और जात पात से। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार की बदइंतजामी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ट्वीट कर कहा है कि नीतीश जी का अद्भुत कोरोना प्रबंधन देखिए और जात पात से मिश्रित कथित विज्ञापनी सुशासन का जय जयकारा करिए। 15 वर्ष में 57 सत्यापित घोटालों का कारनामा करने वाले ये ऐसे पेशेवर सुशासनी भ्रष्टाचारी हैं कि आपदा को भी अवसर में बदलते हुए संस्थागत भ्रष्टाचार से गर्दा गर्दा कर रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसका टेस्ट तक नहीं हुआ उसकी भी रिपोर्ट आ रही है और जो टेस्ट करवा रहे हैं उनकी कई दिनों तक रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। हमारे राजद के कई विधायक 19 दिनों से अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक रिपोर्ट नहीं आई। अब तो हमें मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट पर भी शंका है। यहाँ बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहल करते हुए अपनी कोरोना जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बेपरवाह, लापरवाह और गैर जिम्मेवार होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने नैतिकता, समयनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। जनता को सलाह दी है कि वह अपना खुद ख्याल रखें। जारी बयान में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना के चलते बिहार में त्राहिमाम है। प्रशासन के महत्वपूर्ण लोग संक्रमित हो चुके हैं। आम आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग बाढ़ से बेहाल हो मर रहे हैं और सूबे के मंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अमानवीयता, असंवेदनशीलता और क्रूरता की सीमा पार कर चुकी है। इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इन्हें राज्यवासियों की नहीं, उनके वोटों की चिंता है। प्रदेशवासियों से विनती है कि स्वयं का और परिवार का ध्यान रखें, सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहें। सरकार सोच रही है कि कुछ महीने मुट्ठी पर चीजें मुफ्त में बांट देंगे, लेकिन जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। ऐसे लोगों से बिहार को बचाना
हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि सूबे में कोरोना काल के शुरू से ही तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं। प्रवासियों की बिहार वापसी का मुद्दा हो या फिर बिहार में बने क्वारंटीन सेंटर की बेहाल हालत को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप कोरोना से लड़ने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय टीम भी बिहार पहुंची हुई है। केंद्रीय टीम ने कोरोना जांच की रफ्तार और रिपोर्ट आने में हो रही देर को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय टीम द्वारा सरकार की व्यवस्था पर असंतोष जताए जाने के बाद नीतीश सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने बिहार सरकार पर लगाए आरोप, कहा निजी और सरकारी डॉक्टरों में भेदभाव किया जा रहा। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने राज्य सरकार पर सरकारी और निजी डॉक्टरों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। संगठन के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में 80% चिकित्सकीय सेवा निजी क्षेत्र के अस्पतालों व डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकारी डॉक्टरों व कर्मियों को संक्रमित होने पर आइसोलेशन की सुविधा सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराए जाने का स्वागत किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से सवाल किया कि सरकार बताए उसे निजी डॉक्टर और निजी अस्पताल की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की कठिनाई व समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जबकि 18 जुलाई को विभाग के प्रधान सचिव ने सरकारी डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ा यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एम्स में 50% सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसे अब तक नहीं पूरा किया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों की तत्काल संविदा पर तैनाती करने, जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति बढ़ाने सहित अन्य मांगों को भी पूरा किए जाने की जरूरत बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायकों की मीटिंग, प्रभारी बोले आप हमारी ताकत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्लोर टेस्ट की तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ये बैठक पहले सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन दोपहर को 1 बजे ही शुरू हो पाई। यहाँ कांग्रेस विधायकों को संबोधित किया गया और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आप ही इस वक्त पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। बता दें कि इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन समेत अन्य नेता मौजूद रहे, जिसमें विधायकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार दोपहर को ही सचिन पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुना दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि फैसले के बाद राजस्थान सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से अपने सभी विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। बीते दिनों अशोक गहलोत की ओर से पूर्ण बहुमत का दावा किया गया था। सीएम का कहना था कि उनके पास 102 से अधिक विधायकों का समर्थन है। अभी बहुमत के लिए 101 से अधिक का ही आंकड़ा चाहिए। ऐसे में अगर एक भी विधायक आखिरी वक्त पर फैसला पलटता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है। गौरतलब है कि सचिन पायलट गुट की ओर से शुरुआत में 30 विधायकों का दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में 19 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों का ही समर्थन नजर आ रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट कम दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, गिनाई कोरोना काल की उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई है। राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में राजस्थान के सियासी संग्राम का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कई दिनों में काफी तेजी देखने को मिली है। देश में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 40,425 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकार पर जानलेवा हमला, प्रियंका बोली जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सटे गाजियाबाद में सरेआम पत्रकार विक्रम जोशी को राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पत्रकार को क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी, आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल
जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। क्या है पूरा मामला? गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर सोमवार शाम हमला किया था। विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भांजी के साथ छेड़छाड़। कुछ दिन पहले भी विक्रम जोशी ने थाना विजयनगर में एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लड़के उनकी भांजी के साथ छेड़छानी करते हैं। इसका उन्होंने विरोध भी किया था, जिसका नतीजा सोमवार शाम को जब विक्रम जोशी कहीं जा रहे थे, तभी इन बदमाशों ने आकर उन पर हमला कर दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।